ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दो फैक्टर्स से मिलके बना हुआ है। अब जो लिविंग फैक्टर्स हैं उसमें जो है देख रहे हैं कि बैक्टीरिया, ओके, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे ह्यूमन बींग्स, ये सारे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। प्लस इसके साथ पे कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारे जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो मिलके इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आगे हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, जब कभी भी सीजनल वेरिएशंस होते हैं तो जैसे कि विंटर से स्प्रिंग सीजन आएगा, तो उस केस में बर्ड्स के लिए वो जो सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन, वो फेवरेबल होगा किस चीज के लिए? ब्रीडिंग के लिए। और उस केस में हम जब सुबह उठते हैं तो हमें उनकी आवाजें कैसी आती है? हम कहते हैं कि बर्ड्स जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेदर कंडीशन उनके फेवर में आ गई। ओके, सेकेंड जो है एग्जाम्पल लेंगे व्हाइट फ्लावर्स का। जो हमारे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं वो जो है वो अक्सर रात में ही खिलते हैं। इसका रीजन क्या है? व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्टर है लाइट का, और डार्क बैकग्राउंड में व्हाइट कलर उनके पॉलिनेटर्स को इजीली दिख जाता है, तो पॉलिनेशन हो जाती है। पॉलिनेशन होने की वजह से वो रात को ही खिल जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर बीज का। बीज क्या करती हैं? जब कभी भी फ्लावर्स के पास जाती हैं तो उनको एक चार्ज सेंस होता है। उस चार्ज को सेंस करके उनको ये पता लग जाता है कि इस फ्लावर के अंदर जो है वो नेक्टर प्रेजेंट है। और फोर्थ एग्जांपल लेंगे कैक्टस के बारे में। जो हमारा कैक्टस होता है उसमें हम देखते हैं कि जो उनके लीव्स हैं वो किस फॉर्म में मॉडिफाई हैं? थॉर्न फॉर्म में मॉडिफाई हैं। ओके, सो अगर थॉर्न में मॉडिफाई होंगे तो वो क्या कर पाएंगे? वाटर को स्टोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर नॉर्मल लीव्स होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो कैक्टस का सर्वाइवल डेजर्ट एरिया में जो है वो टफ हो जाएगा। ओके, इसलिए उनके लीव्स जो है वो थॉर्न फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। अब इन चारों ही एग्जांपल्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इन सारी एग्जांपल्स में हमें ये पता लग रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स का एग्जांपल है यहाँ पे फ्लावर्स का एग्जांपल, व्हाइट फ्लावर्स का, बीज का और कैक्टस का। ठीक है, तो ये सारे ही इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, जिसमें ऑर्गेनिज्म और उनका इन्वायरमेंट इंटरेक्शन शो करते हैं। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे इकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस। जैसे कि अर्नेस्ट हीकल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी को कॉइन किया था। उन्होंने क्या बोला था? ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट की। ये इन्होंने 1866 में टर्म को कॉइन किया था। उसके बाद चार्ल्स एल्टन जो थे, इन्होंने 1927 में बताया था कि साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री जो है उसको इकोलॉजी बोलते हैं। यानी नेचर की हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा लेकिन साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ। उसके बाद यूजीन उडम जो है उन्होंने बोला 1963 में कि इकोलॉजी क्या है, नेचर का स्ट्रक्चर क्या है और नेचर का फंक्शन क्या है, उसकी स्टडी को उन्होंने इकोलॉजी बोला। सो ये हो गया इकोलॉजी क्या है, जो हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जिसको हमने समझा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हम आपने जैसे 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा है, तो सेल चैप्टर में हमने क्या देखा था कि हमारी जो पूरी बॉडी है किससे मिलके बनी है? सेल्स से मिलके बनी हुई है। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। ओके, तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ओके, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से फिर हमारी बॉडी में एक ऑर्गन बन जाएगा और ऑर्गन के बाद जो है वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ओके, ऑर्गन सिस्टम जिसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम्स आ गए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देंगे? एक इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल जब बन जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जब एक पॉपुलेशन बन जाएगी तब
एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कम्युनिटी। और फिर कम्युनिटी के बाद बनेगा इकोसिस्टम, यानी जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। इकोसिस्टम के बाद हमारी अर्थ के अंदर जितने भी इकोसिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है। सो किस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, देन ऑर्गन सिस्टम के बाद एक इंडिविजुअल बन रहा है, देन पॉपुलेशन बनती है, और फिर एक कम्युनिटी बन जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन की, और फिर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स मिलके बनाएंगे एक इकोसिस्टम, और जितने भी अर्थ पे इकोसिस्टम है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो यहाँ पर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसमें वाटर और डीएनए है। इसी तरह से सेल का जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम सभी जानते हैं। तो सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम के बाद। ऑर्गेनिज्म बनने के बाद हमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप दैट लिव इन द सेम एरिया, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जो है वो बनेगा पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया, उसको बोला कम्युनिटी। कम्युनिटी और उसके नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को बोलते हैं हम इकोसिस्टम, और जो अर्थ का पार्ट जिसके अंदर सारे इकोसिस्टम आ गए उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बताना जरूरी है। आगे जो है वो हम देखेंगे बायोम्स के बारे में। तो बायोम्स हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के बहुत सारे बायोम्स हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, मेजर बायोम्स हैं। अब डेजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे टुंड्रा हो, इन सभी में हमें मेन चीजें क्या देखनी है, टेम्परेचर, रेन कंडीशन, स्नो कंडीशन जहाँ लो टेम्परेचर होता है, ओके, प्लस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं यहाँ पर, किस तरह की प्रोडक्टिविटी लेवल होता है यहाँ पर, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन किस टाइप के, ये सारी जो चीजें हैं ये मिलके एक बायोम बनाती है। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको डेजर्ट का समझाती हूँ। डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म जैसे कैमल रहेगा, डेजर्ट में प्लांट्स किस टाइप के रहेंगे, ठीक है, डेजर्ट में जो है वो रेन होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे होगी। तो ये सारी कंडीशन डेजर्ट की, इसी तरह से फॉरेस्ट की होंगी, इसी तरह से ग्रासलैंड की, और इसी तरह से टुंड्रा की होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोम के बारे में। सो एक्चुअल में बायोम क्या है, वेरी लार्ज इकोसिस्टम, यानी कि कोई भी एक बड़ा सा इकोसिस्टम, जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम हुआ, टुंड्रा एक इकोसिस्टम हुआ, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हुआ, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हुआ, उसको हमने बोल दिया बायोम। लेकिन अब बात आती है बायोम का कैसे फॉर्मेशन होता है। बायोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कभी भी इंटेंसिटी में और टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आती रहे, उससे एक बायोम बन जाएगा। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हाई है बहुत ज्यादा तो एक डेजर्ट एरिया, मॉडरेट टेम्परेचर है तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड बन गए, बहुत ही लो टेम्परेचर है तो टुंड्रा बन गया, थोड़ा सा लो मतलब जब बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है तो टुंड्रा बन जाएगा, अगर 10 के आसपास होगा या 0 के आसपास होगा तो हमारा दूसरा कोई और लो टेम्परेचर वाला बायोम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायोम का फॉर्मेशन हमने देखा। बायोम के फॉर्मेशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन और स्नो। जैसे टुंड्रा है यहाँ पर तो स्नोफॉल ही होगा, और फॉरेस्ट है यहाँ पर रेन होगी, तो पूरे साल में कितनी रेन हो रही है या कितना स्नोफॉल हो रहा है ये प्रेसिपिटेशन के अंदर आ रहा है, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पे बायोम। वेरी लार्ज इकोसिस्टम को हम बोलते हैं बायोम। फॉर्मेशन कैसे होगा, वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बायोम्स। ठीक है, तो बायोम क्या हो गया, बहुत बड़ा लार्ज इकोसिस्टम, और उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इंटेंसिटी में, टेम्परेचर में और प्रेसिपिटेशन में जो चेंजेस आएंगे उससे बायोम्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो आपकी एक एनसीईआरटी की पिक्चर है, जिसमें आपको इसमें याद रखना है 4 मेजर बायोम्स जो इंडिया के हैं। पहला आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा आ गया डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा आ गया डेजर्ट, और चौथा आ गया सी कोस्ट, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे एक ग्राफ जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो है डिफरेंट बायोम्स की वो हमें बता रहा है। अब जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेजर्ट है वहां पे क्या है, जो टेम्परेचर है वो किस तरह का है, डेजर्ट में हाई है, यानी 25 से
20 से ऊपर आ रहा है। और ग्रासलैंड में टेम्परेचर जो है वो कितना है 25 के आसपास, और इसी तरह से टेम्परेट फॉरेस्ट का कैसा टेम्परेचर 25 टू 20 के बीच में है। ट्रॉपिकल जो है वो 25 या 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखते हैं, नहीं रेन और स्नो। अब डेजर्ट है, वहाँ पे रेन जो है वो बहुत कम होगी, लगभग 50 से लो होगी। और ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो रेन जो है वो 100 के आसपास है। और टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो अच्छी खासी है, 200 से 250 समथिंग है। और टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो लगभग पूरे साल रेन होगी, यानी 400 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 400 के आसपास जो है इसमें रेनफॉल है। अब यहाँ पे ये जो रीजन्स है कॉनिफर्स और आर्कटिकल एंड पैनटूला, ये लो टेम्परेचर वाले जोन्स हैं। तो इनमें जैसे कॉनिफर्स फॉरेस्ट है, इसमें टेम्परेचर जो है वो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 0 के आसपास, यानी लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो कितनी 250, यानी मॉडरेट काइंड ऑफ रेनफॉल होगी। और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा टोटल आइस कंडीशन है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो है स्नोफॉल होगा लगभग 100 के आसपास। ठीक है, सो ये जो है ग्राफ आपका डिफरेंट बायोम्स का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का रिलेशन शो कर रहा है विद डिफरेंट बायोम्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट को हम अगर एक वन वर्ड में बोले तो क्या है, एक एड्रेस। जब कभी भी कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम उसे अपना एड्रेस बताते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हैबिटेट जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, लोकेलिटी है, जो एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है, जहाँ पे एक पॉपुलेशन रहती है, या जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। ठीक है, जिसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, और जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ नॉन लिविंग या अबायोटिक फैक्टर्स है, जिसमें टेम्परेचर आ गया, वेदर कंडीशन, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब आ गया। जैसे एग्जांपल्स में हैबिटेट में क्या, लेक लेक के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स है, रिवर में भी है, फॉरेस्ट में भी है, डेजर्ट में भी है, ग्रासलैंड भी है। अब जैसे यहाँ पिक्चर्स में हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं, मैराइन में कुछ ऑर्गेनिज्म है, डेजर्ट में कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉरेस्ट में है, टुंड्रा में है, ग्रासलैंड में, तो सब में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गेनिंग नॉलेज पर। ओके, थैंक यू।